हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का असाइनमेंट आ चुका है अक्टूबर माह का। और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं आज हम उसको डील करेंगे और उनको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी एवं मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, ठीक है। तो हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, किसके, मेंडेलीव और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें अंतर बताना है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, इस सारणी में मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है। इधर देख लेते हैं, मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए गए, ठीक है। कितने खंड थे, स्तंभ थे, 8 थे, ठीक है। और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए गए, ठीक है। अभी के आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे तो आपको टोटल 18 समूह ग्रुप जो है दिखाई देंगे, ठीक है। थर्ड क्या है कि इसमें एक वर्ग को ए और बी उपवर्ग में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि आपने मेंडेलीव की आवर्त सारणी में देखा कि एक ही वर्ग में क्या किए गए, 2 खंड बनाए गए, एक ए और बी, ठीक है। तो उसको उपवर्ग नाम दिया गया, ए और बी उपवर्ग में बांटा गया। जबकि मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कोई उपवर्ग नहीं है, ठीक है। सभी वर्ग क्या है, अलग अलग है और उसके अंदर कोई भी उपवर्ग नहीं है। अगला फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें संक्रमण तत्व अन्य तत्वों के साथ व्यवस्थित किए गए हैं। इसमें क्या था, मिक्सअप, ठीक है। कोई भी तत्व के साथ क्या किया गया था, संक्रमण तत्व को भी डाल दिया गया था, ठीक है। तो इसमें संक्रमण तत्व को अलग से नहीं रखा गया था, किसी अन्य तत्व के साथ ही उसको इंक्लूड करके रख दिया गया था। जबकि मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें संक्रमण तत्व को एक ही स्थान में रखा गया है, ठीक है। 5वां पॉइंट देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स बोले गए हैं और 5 नंबर का है ये। देखिए कि 5वां पॉइंट क्या है कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें लैंथेनाइड एवं एक्टिनोइड को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया था। जबकि मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड एवं एक्टिनोइड को अलग अलग स्थान दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक नीले रंग के पुष्प वाले पौधे, इसके कारक क्या है, कैपिटल बी है, ठीक है। उसका संकरण जो है सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे, किसका, स्मॉल बी वाले के साथ, ठीक है, कराया जाता है। तो निम्न क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त होने वाले पौधे के पुष्प का रंग बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण होने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत बताना है कि सफ़ेद पुष्प वाले कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात बताइए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी लिख सकोगे। तो देखिए, हम संकरण करा लेते हैं। किसका किसका संकरण कराना है, क्वेश्चन में देखिए, नीला पुष्प और सफ़ेद पुष्प का। तो नीला पुष्प के लिए क्या यूज़ किया गया है, कैपिटल बी, और सफ़ेद पुष्प के लिए क्या किया गया, स्मॉल बी दिया गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कराया गया है, संकरण कराया गया है। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पुष्प प्राप्त होंगे, एक कैपिटल बी वाला आएगा कारक और एक क्या कारक आएगा, स्मॉल बी का कारक आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रथम पीढ़ी में कौन से रंग के पुष्प प्राप्त होंगे, नीले रंग के पुष्प प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कारक है इस कारक को दबा देता है, ठीक है। इसलिए इसका जो लक्षण है, ठीक है, इसका जो रंग है वो नहीं दिखाई देगा, केवल इसी का रंग ही दिखाई देगा जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला था कि प्रथम पीढ़ी में कौन से रंग के पुष्प प्राप्त होंगे, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में कौन से रंग के पुष्प प्राप्त हुए, नीले रंग के पुष्प प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ हमको, ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, स्वपरागण कराएंगे। मतलब इसी के जैसे वाले के साथ क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए, कैपिटल बी और कैपिटल बी आपस में मिलके ये बना लिए, ठीक है। फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी का होगा तो ये बनेगा।
फिर स्मॉल बी और कैपिटल बी का बनेगा तो ये बनेगा, ठीक है। और फिर स्मॉल बी और स्मॉल बी जब आपस में संकरित होंगे तो इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, ये हमारी F2 पीढ़ी हो गई, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन है। अब यहाँ पे देखिए ये 25% जो है शुद्ध नीला पुष्प प्राप्त हुआ है, ठीक है। 50% संकर नीले पौधे जो है प्राप्त हुए और 25% क्या प्राप्त हुए, हमको सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही था कि द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त सफ़ेद पुष्प का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब द्वितीय पीढ़ी में जो सफ़ेद पुष्प होगा उसका कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत होगा, 25% होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोला गया है कि द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात बताइए, ठीक है। कैसे निकालते हैं जीनोटाइप अनुपात, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नीले रंग आपको 3 दिखाई दे रहे, ये भी नीला है, ये भी नीला है और ये भी नीला है, ठीक है। भले ये संकर नीले हैं लेकिन नीले कलर के तो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जीनोटाइप में हमको अंदर की, तो देखिए यहाँ पे शुद्ध रूप से नीला 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और संकर नीले कितने हैं, 2, ठीक है। और शुद्ध रूप से सफ़ेद कितने हैं, 1। तो इसका जीनोटाइप अनुपात ये होगा 1:2:1। फिनोटाइप अनुपात में क्या देखते हैं हम, बाहर की अवस्था को देखते हैं, ठीक है। तो बाहर की अवस्था में कलर को देख लेंगे हम, तो कलर कितने नीले रंग वाले हैं, तो ये देखिए 3। अब ये भले ही शुद्ध हो संकर हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि वो शुद्ध है, क्योंकि ये वाला जो है शुद्ध है, ये वाला भी शुद्ध है, ठीक है। लेकिन ये जो है किस तरह का है, संकर है, ठीक है, हाइब्रिड है। तो यहाँ पे देखिए जब फिनोटाइप अनुपात निकालते हैं तो हम उसके बाहरी अवस्था को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी नीले रंग का और ये दोनों भी नीले रंग के, तो क्या हो जाएगा 3। और अनुपात क्या है, सफ़ेद रंग वाले सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। और जीनोटाइप में क्या देखा जाता है, अंदर की अवस्था की शुद्धता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप से नीला सिर्फ 1 ही है, संकर नीले 2 हैं और शुद्ध सफ़ेद वाले 1 ही हैं। तो इस तरह से जीनोटाइप अनुपात ये निकला। तो थर्ड में आपको केवल अनुपात लिखना है, 1:2:1, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे के पुष्प का रंग बताइए। तो आपको क्या लिखना है, प्रथम पीढ़ी में F1 में प्राप्त होने वाले पौधे का रंग नीला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में F2 में प्राप्त सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का 25% है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है द्वितीय पीढ़ी F2 में प्राप्त जीनोटाइप का अनुपात बताइए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप पौधे का अनुपात 1:2:1 होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 7 होती है। फास्फोरस जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 15 है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व है। ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से समूह के तत्व है, समूह 15 के तत्व है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। तो आपको दोनों तत्व, पहले नाइट्रोजन का लिख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा उसका, 2 और 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, फास्फोरस का, ठीक है। आप P फास्फोरस लिख दिए जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम, पहले 2 फिर उसके बाद 8, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5, बारीक अक्षर में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला क्वेश्चन पूछा है इसी में, इनमें से कौन सा तत्व जो है अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों बोला है, ठीक है। तो देखिए ऋण विद्युतीय कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा वो उतना ही अधिक ऋण विद्युतीय होगा, ठीक है। तो हमको इन दोनों में से ये बताना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से कौन अधिक ऋण विद्युतीय होगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना है आंसर, जिसको आप लिखोगे कि नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि समूह 15 में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋण विद्युतता का मान कम होता है, ठीक है। समूह 15 में देखिए ये समूह 15 है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
Sb, ये सारे तत्व रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब समूह में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऋण विद्युतता का मान क्या होता है, घटता है, कम होता है। तो ऊपर वाले जो तत्व होंगे उसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी थोड़ी सी कम होगी, फिर इधर आते आते ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे समूह 15 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऋण विद्युतता का मान कम होता है, और इसका कारण क्या है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का बढ़ना। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय है, क्योंकि समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतता का मान घटता है, और चूंकि नाइट्रोजन पहले आता है इसलिए नाइट्रोजन की ऋण विद्युतता अधिक होगी, और इसका कारण है परमाणु त्रिज्या और आवरण प्रभाव। ठीक है, इतना बस लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत युक्ति का सचित्र वर्णन कीजिए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सौर सेल। ठीक है, और बहुत सारे सौर सेल मिलके क्या बनाते हैं, सौर पैनल बनाते हैं। आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बुक से बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में तत्काल रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से इतना वोल्ट तक विकसित होता है तथा इतना वाट का जो विद्युत है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे जो है सौर सेल को संयोजित करते हैं तो क्या बनाता है, सौर पैनल बना लेता है। ठीक है, जिनसे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आपको इस पैराग्राफ तक लिखना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, और सौर सेलों को जोड़ने के लिए और सौर पैनल बनाने के लिए चांदी का या फिर सिल्वर का उपयोग किया जाता है। इतना भी आपको और आगे लिखना है, और इसके साथ साथ आपको सौर सेल का चित्र बनाना है। अगर आपको ये वाला चित्र नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल से, नेट से सर्च करके सौर सेल का चित्र बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सौर सेल का चित्र भी बनाना है। ठीक है, 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स जो है लिखने में है और 2 मार्क्स जो है चित्र बनाने में है। ठीक है, तो आपको लिखना यहाँ से यहाँ तक है। इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि जो सौर सेल होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, और 2 सौर सेलों को जोड़ने के लिए चांदी का या सिल्वर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा हो गया हमारा। जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन बढ़ाने में कैसे मदद करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने में निम्न प्रकार से मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अनुवांशिकी की मदद से अच्छे बीजों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तम प्रजाति के बीजों का चयन करना चाहिए। थर्ड हो जाएगा, कई पीढ़ियों तक उत्पादन करने पर हर पीढ़ी में हमें शुद्ध और संकर पौधे की संख्या एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होती है, जिसमें शुद्ध पौधे का चयन करते जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने संकरण में देखा तो उसमें शुद्ध वाला भी प्राप्त होता है और संकर वाला भी प्राप्त होता है। तो हर बार कौन से पौधे के बीज लगाने चाहिए, शुद्ध वाले के लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, फसल उत्पादन और बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।